हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था चैनजुई के पास में एक नोटिफिकेशन आई होती है। चैनजुई बोलते हैं हमारे सेट के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, हम लोग को जल्द से जल्द वापस जाना होगा। शायद से सेट के अंदर फादर आ चुके हैं और उनको कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। चैनजुई को पता था कि उसके फादर यहाँ पे सेट की प्रोग्रेस को देखने के लिए आए हैं। कुछ घंटे बाद हम देखते वो लोग वापस से स्टार सोल सेट के अंदर आ गए होते हैं। चैनजुई के फादर बोल रहे होते हैं, चैनजुई तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। चैनजुई को लग रहा होता है कि शायद से बहुत बड़ी बात है, लेकिन तभी हम देखते हैं चैनजुई के फादर बोलते हैं तुमने अभी स्टार सोल सेट के अंदर डिसाइपल को रिक्रूट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। बहुत सारे गिफ्ट के साथ मैंने पूरे एक दिन तक इंतजार किया। मैंने तुमको मैसेज नहीं भेजा होता तो शायद से मैं अभी वेट कर रहा होता। चैनजुई बोलती है फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर मेरे पास यहाँ पे दो डिसाइपल है, पहला है वांग जेयून और दूसरा है लुंग वूफेन। चैनजुई को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है क्योंकि उसके पास सील के तौर पे ये दोनों है। चैनजुई बोलती है फादर बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए, ताकि आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने वांग जेन को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है। चैनजुई भले होली मेडन की रीइंकार्नेशन है, लेकिन लास्ट लाइफ के अंदर उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं थे, तो इसीलिए इस लाइफ के अंदर चैनजुई को अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं चैनजुई का फादर जेन को पास जाके देखता है। साथ ही मैं सोच रहा था यहाँ पे काफी अजीब बात है, चैनजुई ने आज तक कल्टीवेशन को छोड़ के और किसी बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज उसने यहाँ पे एक डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया है। चैनजुई का फादर बोलता है आखिर जेन की स्पिरिचुअल रूट कैसी है। चैनजुई बोलते हैं जेन के पास में कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। उसके बाद चैनजुई का फादर बोलता है और इसके टैलेंट के बारे में क्या। चैनजुई बोलती है जेन के पास में कोई टैलेंट भी नहीं है। थोड़ी देर बात करने में चैनजुई के फादर को पता चलता है कि जेन एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है। चैनजुई का फादर बोलता है ये एक एवरेज बंदा है, तो आखिर ये तुम्हारा डायरेक्ट डिसाइपल कैसे हो सकता है। जेन आगे बढ़ते हुए बोलता है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल की पोस्ट को 5 लाख हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन देके खरीदा है। चैनजुई के फादर बोलते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चैनजुई अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे यहाँ पे बोल सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड बाय ओल्ड बोलते हैं जे यून आखिर तुम खड़े क्यों हो। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड बाय वहाँ पे जेन की मसाज भी करने लगता है। ये सब देख के चैनजुई का फादर काफी शॉक रह गया होता है। वो बोलता है ओल्ड बाय तुम तो मेरे स्टार स्ट्रीम सेट के एक एल्डर हो ना। ओल्ड सिया तुम यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर क्या कर रहे हो। 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन के बाद चैनजुई के फादर को पता चलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जेन के पास में 9 स्टेप क्लियर मिस्टीरियस पिल है और साथ ही में 9 लीव सोल रिटर्निंग हर्ब भी है, ताकि जेन के पास में इतना ज्यादा पैसा है कि उसको गॉड ऑफ वेल्थ कहा जा सकता है। ना सिर्फ स्टार सोल सेट बल्कि मेरा स्टार एक्सट्रीम सेट भी इतना रिच नहीं है। बाय बोलता है मेरे हिसाब से जेन शायद उस जगह से हो सकता है। चैनजुई के फादर बोलते हैं तुम्हें अभी उस जगह के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चैनजुई जब तक तुम यहाँ पे ठीक हो मुझे यहाँ पे सारी चीजें चलेगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम चेक करने के लिए आता रहूंगा। जैसे ही जेन वहाँ पे रेस्ट करने के लिए गया होता है वू फैन उसके लिए गर्म पानी लेके आया होता है। जेन बोलता है वू फैन क्या तुम्हें भी यहाँ पे मेडिसिनल बात चाहिए। वू फैन बोलता है सीनियर ब्रदर पहले आप मेडिसिनल बात ले लीजिए फिर मैं बाद में ले लूंगा। जेन बोलता है वू फैन मैं इतना लालची इंसान नहीं हूँ, जाओ एक और टब लेके आओ, यहाँ पे 9 लीव सोल रिटर्निंग हर्ब को आधा आधा बांट लेंगे। ये सुन के वू फैन काफी खुश हो गया और बोलता है सीनियर ब्रदर आप काफी अच्छे इंसान हैं। हम देखते हैं ओल्ड बाय ओल्ड सिया दोनों ही रूफ टॉप से उन लोग को देख रहे होते हैं। ओल्ड सिया जब देखता है कि जेन इतनी प्रीशियस हर्ब को मेडिसिनल बात के लिए यूज कर रहा है वो बिल्कुल पागल हो गया होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन आराम से बैठा होता है और उसकी बॉडी काफी रिफ्रेश फील कर रही होती है। वहीं जेन के पास अब 2510 स्पेंडिंग पॉइंट है। आज यहाँ पे जेन को ट्रेजर के तौर पे 10,000 फ्रेगमेंट ऑफ अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट मिली होती है, क्योंकि यहाँ पे जेन को नहीं पता होता कि आखिर स्वॉर्ड इंटेंट का यूज किया है, इसीलिए वो वहाँ पे जैकी को बुलाता है और उसके सर के ऊपर वो स्वॉर्ड इंटेंट रख देता है। तभी हम देखते हैं जैक के माइंड के अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड टेक्निक आ गई होती है, लेकिन बाहर से वहाँ पे जेन को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और क्योंकि जेन को बुक पढ़ना काफी पसंद था इसीलिए उसको काफी नॉलेज है, उसे यहाँ पे ये बात तो पता होती है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट काफी वैल्यूबल आइटम है। जेन बोलता है सिस्टम क्या मैं यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को खुद के ऊपर यूज कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप इसको खुद के ऊपर यूज करेंगे तो आपके स्पेंडिंग पॉइंट काफी कम हो जाएंगे। जेन काफी परेशान हो गया होता है, वो इस स्वॉर्ड इंटेंट को खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकता, ना ही वो यहाँ पे दूसरों को हेल्प के लिए बोल सकता है। और वहीं अगर मैं बात छुपाता हूँ और मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होता तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं चैनजुई के फादर चैनजुई को बोल रहे होते हैं दोनों डिसाइपल्स को हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड की तरफ जाना चाहिए, इससे उन लोगों का एक्सपीरियंस काफी बढ़ पाएगा। ये सुनकर चैनजुई काफी परेशान हो गई होती है, उसे यहाँ पे जेन पे भरोसा होता है कि जेन आराम से कर लेगा, पता नहीं ये काम वू फैन कर पाएगा या नहीं। चैनजुई के फादर बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे स्टार एक्सट्रीम सेट के कुछ इनर डिसेबल वहाँ पे होंगे। मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर तुम्हें जेन पे इतना भरोसा क्यों है। भले उसके बाद बहुत सारी वेल्थ हो लेकिन फिर भी वो एक एवरेज कल्टीवेटर है। और वहीं अगर बात की जाए हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड की तो वहाँ का वीकेस्ट कल्टीवेटर इजीली जेन को मार सकता है। चैनजुई बोलती है भले जेन के पास में स्पिरिचुअल रूट नहीं है
लेकिन उसने यहाँ पे की एक्टिवेशन रीलन के पीक तक कल्टीवेट कर लिया है। वहीं अगर बात करें उसके स्पिरिचुअल सी की, तो वो मुझसे भी 20 गुना ज्यादा बड़ा है। चैनजू के फादर बोलते झूठ बोलना बंद करो, तुमने यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर रिकॉर्ड बनाया है, तुम्हारा स्पिरिचुअल सी पूरे स्टार एक्सट्रीम सेट में सबसे ज्यादा बड़ा है। आखिर एक नए कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल सी तुमसे 20 गुना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं उन लोग को वहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट फील होता है। इस स्वॉर्ड इंटेंट को फील करते सारे लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। वो सारे लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। उन लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपर्ट आया है जिसके पास अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट है, लेकिन वहाँ पे आने के बाद उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। चैनजू बोलते ये देखो यहाँ पे जेयून है। सारे लोग वहाँ पे जेन को देखते हैं जो कि एक डॉग के साथ खेल रहा होता है। वहीं उस डॉग के अंदर से काफी स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि उन लोग के सामने एक डॉग इतना खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकाल रहा है। चैनजू बोलती है जेयून आखिर जैकी के पास में स्वॉर्ड इंटेंट कहाँ से आया, क्या जैकी ने यहाँ पे अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट खुद से सीखा है। जेयून बोलता है जैकी काफी बेवकूफ है, आखिर वो खुद से कैसे सीख सकता है। मेरे पास अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के कुछ फ्रेगमेंट पड़े हुए थे तो मैंने उसको जैकी के ऊपर यूज कर लिए। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। सारे लोग के साथ देख के जेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। चैनजू एक्सप्लेन करते हुए बोलती है अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट काफी रेयर होती है, यहाँ तक कि हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर भी इसको ऑब्टेन करना काफी मुश्किल होता है। अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट का मिलना सिर्फ और सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पे इतने प्रीशियस फ्रेगमेंट को एक डॉग के ऊपर यूज कर लिया। अगर तुम्हें चीजों को वेस्ट करने में मजा आता है तो भी तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। जेयून बोलता आखिर ये हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड क्या है। चैनजू बोलती है हमारा जो जाउटियन कॉन्टिनेंट है वो एक लोअर रियल में से एक है। हर एक लोअर रियल के पास में खुद का एक हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड होता है। हर किसी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन लोगों को डिफरेंट एरियाज के अंदर भेजा जाता है। हालांकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि आखिर हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड कैसी है, लेकिन ये जरूर बोला जाता है कि आपको वहाँ बहुत सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स, रिसोर्सेज और बहुत सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। वहाँ पे तुम्हें अदर डायमेंशन के लोग भी मिल सकते हैं। साथ ही में हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के जो बीस्ट होते हैं वो भी काफी खतरनाक होते हैं। तुमसे वहाँ पे कोई भी गलती होती है तो तुम पक्का से मारे जाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं जेन के पास में सेकंड मिशन आ गया होता है। इनको हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के सेकंड लेयर तक जाना है और वहाँ पे कम से कम 100 बीस्ट को मारना है जो कि अपने की एक्टिवेशन रीलन के पीक पे हो। इस तरीके से तुम्हें बहुत सारे स्पेंडिंग पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिलेंगे। रिवॉर्ड को देख के जेन वहाँ पे जाना चाहता था, हालांकि उसके पास स्पिरिचुअल पावर, मार्शल आर्ट स्किल और कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी कम है। तभी हम देखते हैं चैनजू के फादर बोलते जेयून आखिर तुमने यहाँ पे कितने अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के फ्रेगमेंट को इस डॉग के ऊपर यूज किया, क्योंकि इस डॉग को देख के मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे पिनेकल ऑफ स्वॉर्ड इंटेंट में पहुंच चुका है और ये किसी वक्त ब्रेक थ्रू करके स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंच जाएगा। चैनजू के फादर को याद आ रहा होता है कि स्टार एक्सट्रीम सेट के जो एंसेस्टर थे वो भी 100 साल तक कल्टीवेशन करनी पड़ी थी कि वो यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियल तक पहुंच सके। उन्होंने वहाँ पे जो स्वॉर्ड इंटेंट पाया था वो अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट से काफी कमजोर था। इसका मतलब इस डॉग की प्रोग्रेस हेवेंस को भी झुका रही है। एवन बोलते हैं मैंने यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं किए, शायद से मैंने 10,000 फ्रेगमेंट यूज किए होंगे। ये सुनने के बाद ही वो चार लोग जेन की तरफ काफी गुस्से से देखने लगते हैं। उन लोगों का मन कर रहा होता है कि वो यहाँ पे जेन को फाड़ दे। 10,000 फ्रेगमेंट ये काफी बड़ी बात होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसे स्वॉर्ड इंटेंट की फ्रेगमेंट मिले, लेकिन तुमने यहाँ पे 10,000 फ्रेगमेंट को एक डॉग के ऊपर वेस्ट कर दिया। जेन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। मन में वो सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल सही किया, अगर मैंने इन लोग को हेल्प करने के लिए बोला होता तो मेरा काफी टाइम वेस्ट होता। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो भी मैं इस डॉग का यूज करूंगा। चैनजू बोलती है फादर जेन यहाँ से लेके चले जाओ, वरना मैं जेन को इतनी बुरी तरह से मारूंगी कि वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अभी हम देखते हैं चैनजू के फादर जेन को लेके चले आते हैं। जेन बोलता आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। चैनजू के फादर बोलते स्टार सोल सेट को इसलिए बनाया गया है कि हम लोग चैनजू के गुस्से को कंट्रोल कर सके। स्टार सोल सेट के जो मेन पावर हाउस है वो है स्टार एक्सट्रीम सेट। मैं यहाँ पे तुमको स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे तुम अपने सीनियर के साथ में हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर जाओगे। इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो बोलता है आपकी स्टार एक्सट्रीम सेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। सेट मेंबर्स के पास में अच्छा खासा पैसा तो है ना, अगर उन लोगों के पास में नहीं है तो मैं उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन गिफ्ट में दे सकता हूँ। जैसे जैसे जेन बोल रहा होता है वैसे वैसे चैनजू के फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। चैनजू के फादर बोलते अपना मुंह बंद करो, हमारा स्टार एक्सट्रीम सेट एक होली लैंड है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो तुम्हारे पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे नाइट में रुक गए होते हैं। उसके बाद जेन चेक करता है कि आखिर नेक्स्ट डे के लिए उसे कौन सा आइटम बांटना है। जेन को पता चलता है कि उसे यहाँ पे 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन बांटने हैं। जेन बोलते तो काफी मजेदार है, इसको स्पेंड करना उतना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद जेन को सिस्टम से एक मार्शल आर्ट की स्किल चाहिए थी, तो स्पेंडिंग पॉइंट को खर्च करने के बाद जेन को वहाँ पे फायर ड्रैगन फिश टेक्निक मिल गई होती है। जेन बोलते मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, आज ये पहली बार है कि एक बार में मुझे इतनी अच्छी स्किल मिल गई। लेकिन तभी हम देखते सिस्टम को काट देता है। सिस्टम बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे फायर ड्रैगन फिश टेक्निक को यूज करना है तुम्हारे पास फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। जेन बोलता है सिस्टम आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मैं फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से ढूंढूंगा, मेरे पास तो यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। सिस्टम जेन को सजेस्ट करता है तुम्हें यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के टाइप को चेंज कर देना चाहिए। जेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर चेंज कर सकता है। जैसे ही जेन फायर ड्रैगन फिश की पावर चेक करने वाला होता है, अचानक चैनजू के फादर बोल रहे होते हैं अब हमारे चलने का टाइम
आ चुका है। हवा में उड़ने के साथ ही जेन वहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन को नीचे फेंक रहा होता है। चेंजुई का फादर बोलता है जेयुन आखिर तुम्हें क्या काम कर रहे हो। जेयुन बोलता है मैं यहाँ पे लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ, जिसके पास भी स्पिरिचुअल स्टोन जाएंगे वो खुद को काफी लकी समझेगा। चेंजुई के फादर काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते और बोलते हैं अगर तुम्हारे इतना पैसा है भी तो तुम्हें यहाँ पे इन सभी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक दिन जब तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं होगा तो तुम काफी रिग्रेट करोगे। अचानक से हम देखते हैं जेन काफी सीरियस होते हुए बोलता है मास्टर क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे पेनफुल चीज क्या होती है। चेंजुई के फादर बोलते हैं जिसने अपनी पूरी लाइफ स्वॉर्डमैनशिप को दे दी हो उसके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल ये है कि वो स्वॉर्ड के ट्रू एसेंस को ना समझ पाए। एक एल्केमिस्ट के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है कि वो बिना लेजेंडरी पिल बनाए हुए मर जाए, और वहीं फॉर्मेशन मास्टर के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल ये है कि वो मरने से पहले सबसे पावरफुल फॉर्मेशन ना बना पाए। जेन बोलता है क्योंकि मास्टर ये सारे लोग अपने फील्ड में बेस्ट है तो इसीलिए इन लोग की विश है कि ये लोग अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट करे। मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो अगर मैं इसको बिना स्पेंड करे मर जाऊंगा तो मुझे काफी दुख होगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे लगातार नीचे स्पिरिचुअल स्टोन फेंक रहा होता है। थोड़ी देर के अंदर ही वो लोग वहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर पहुंच गए होते हैं। यहाँ पे इसको स्टार सोर्स सेट से कंपेयर किया जाए तो ये काफी लग्जरियस था। चेंजुई के फादर मैनेजर सॉन्ग को बोलते हैं कि उन कुछ दिनों के अंदर हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला है तो इसीलिए आपसे तुम्हें इसका ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं चेंजुई का फादर वहाँ चला जाता है। फिर हम देखते हैं जेन वहाँ पे मैनेजर सॉन्ग को ग्रीट करता है। अचानक से उसको काफी जोर की आवाज आती है। जेन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैनेजर सॉन्ग बोलते आज यहाँ पे आउटर सेक्टर डिसाइपल और इनर सेक्टर डिसाइपल दोनों आपस में कम्पीट कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम इन मैचेस को देख सकते हो। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम जेन को एक मिशन दे देता है। सिस्टम बोलता है तुम्हें यहाँ पे इस मैच के अंदर जाना है और सेम रियल में कम से कम 100 ओपोनेंट को हराना है। तुम यहाँ पे जीत जाते हो तो कम से कम तुम्हें यहाँ पे 500 स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। इस मिशन के फेल होने पे 500 पॉइंट कट भी कर दिए जाएंगे। जेन काफी खुश होता है और बोलता है 500 पॉइंट कमा के काफी मजा आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे एरिना की तरफ जाने लगता है। एक्सट्रीम सेट के साइड सब काफी शौक हो रहे होते हैं। उन लोगों को पता है कि जेन यहाँ पे उन लोगों के सेट से नहीं है, इसका मतलब शायद से कोई बाहर का बंदा उन लोगों को चैलेंज करने के लिए आया है। एरिना में जाके जेन बोलता है मैं यहाँ पे की एक्टिवेशन रियल में 9 स्टेज पे हूँ और साथ ही में मैं यहाँ के सेट लीडर की डॉटर चेंजुई का डैड डिसेबल भी हूँ। आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा पूरा नाम है वांग जेयुन। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शौक रह गए होते हैं। ये बंदा यंग मिस का डैड डिसेबल है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक डिसाइपल आता है जिसका नाम होता है मैंग यान। तो बिल्कुल जेन के सेम रियल पे ही होता है। मैंग यान को देखने के साथ ही सारे लोग काफी शोर करने लगते हैं। इससे पता चल रहा था कि मैंग यान इस सेट का काफी फेमस बंदा है। मैंग यान बोलता है मैं भी यहाँ पे की एक्टिवेशन रियल के पीक पे हूँ, तो यहाँ तक पहुंचने में पूरे 3 साल लगे। तो बता जेन तुम्हें कितना टाइम लगा। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा, स्पिरिचुअल सी को फॉर्म करने के साथ साथ स्टेज तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगा। और वहीं अगर बात की जाए की एक्टिवेशन रियल के पीक पे पहुंचने की तो मुझे उसके साथ सिर्फ 20 मिनट लगे होंगे। ये बात सुन के मैंग यान काफी चिढ़ गया होता है और बोलता आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। वहाँ पे किसी को भी जेन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। सब लोग बोल रहे थे ये बंदा यहाँ पे काफी बड़ी फेंक रहा है। 20 मिनट के अंदर की एक्टिवेशन रियल के पीक पे पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जेन तुम काफी एरोगेंट हो और तुम्हारा जैसा एरोगेंट बंदा हमारे यंग मिस का डैड डिसेबल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जेन बोलता है तुम लोग को भरोसा करना या नहीं करना उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम देखते हैं मैंग यान जेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे जेन को भी मौका मिल गया होता है कि वो अपने फायर ड्रैगन फिस्ट का यूज करे। जेन के पंच बनाने के साथ ही वहाँ पे एक फायर ड्रैगन आ गया होता है। मैंग यान काफी शॉक रह गया होता है। उसे नहीं पता था कि जेन इतना पावरफुल होगा। अब क्योंकि उसके बाद डॉज करने का टाइम नहीं होता इसीलिए वो डायरेक्टली फाइट करने के बारे में सोचता है। उसके वहाँ पे अटैक करने की वजह से काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। सारे लोगों को काफी दिक्कत हो रही होती है। उन लोगों ने अपने आसपास बैरियर बना लिया होता है। जेन की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो लोग उसको विस्टर्न नहीं कर पाते। जब वहां से धुआं आता तो वो लोग देखते हैं कि वो फायर ड्रैगन अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंग यान उसे डर के मारे भाग रहा है। मैंग यान बोलता है मुझे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी, ये फायर ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। काफी खतरनाक पोज देते हुए बोलता है अब यहाँ पे बारी है फिनिश करने की। इसी के साथ वो हमें बहुत सारे फायर ड्रैगन बना लेता है। मैंग यान बोलता है आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया है, हम इसके बिल्कुल भी लेवल के नहीं है। उसके बाद मैंग यान एरिना से कूद के हार मान लेता है। जेन के अंदर एक मार्शल आर्ट के मास्टर जितना कॉन्फिडेंस आ गया होता है। वो बोलता है आखिर मेरी अगली फाइट किससे होने वाली है, यहाँ पे कम से कम 100 लोग को हराना है। उसके बाद हम देखते हैं जेन में बहुत सारे फायर ड्रैगन को समन कर लेता है, लगातार अटैक करना चालू करता है। ये सब देख के सारे डिसेबल काफी डर गए होते हैं, भागने लगते हैं। इस कियोस्क को देख के मैनेजर सॉन्ग काफी डर गए होते हैं। मुझे यहाँ पे इस बच्चे को नहीं लेके आना चाहिए था, इसने सेट की प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। जेन यहाँ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला था। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे फाइट करनी है, चलो फटाफट से आ जाओ। तभी हम देखते हैं मैनेजर सॉन्ग बोलते हैं की एक्टिवेशन लेंगे 200 डिसाइपल, फटाफट जेन से फाइट करने के लिए जाओ। सारे लोग बोल रहे थे ये यहाँ पे सेम डील के 200 डिसाइपल से फाइट कर सकता है, यही वजह है इसको डैड डिसेबल चुना गया है। अगर इसने यहाँ पे 200 लोग को हरा दिया तो फ्यूचर के अंदर ड्रैगन रैंकिंग के अंदर इसकी जगह पक्का से आएगी। डैड डिसेबल बोल रहे होते हैं अगर ये यहाँ पे जीत गया तो ये रातों रात काफी फेमस हो जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे हार गया तो इसकी काफी बेइज्जती होने वाली है। मैनेजर सॉन्ग के इंस्ट्रक्शन के साथ में वो लोग हमें बहुत बड़ा बैरियर बना लेते हैं। इन बोलता है ये बैरियर काफी पावरफुल लग रहा है, भले मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी पावरफुल हो
लेकिन इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढने लगता है कि वो वहाँ पे इस बैग को बहुत इजीली तोड़ सके। 700 पॉइंट को खर्च करने के बाद जेन को वहाँ पे अर्थ लेवल की सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक मिली होती है। उस टेक्निक का नाम होता है 9 रेडियंस थंडर लोटस। लेकिन जेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक से इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। वो 900 पॉइंट को खर्च करते हुए एक और मार्शल आर्ट स्किल को ले लेता है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम होता है वाटर ड्रैगन चैंट। को इतना भी इनफ नहीं लग रहा होता, इसलिए वो वापस 700 पॉइंट खर्च करता है। इसी के साथ अब जेन के पास विंड वर्ल्ड रेजिंग सैंड टेक्निक भी आ चुकी है। अब यहाँ पे जेन के पास अलग अलग एलिमेंट की टेक्निक आ चुकी है, उसको फाइट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले वो यहाँ पे 9 रेडियंस थंडर लोटस से अटैक करता है। उसके ऐसा करने के साथ वहाँ पे बहुत बड़ा लोटस आ गया होता है। फिर जेन यहाँ पे वाटर ड्रैगन चैंट को यूज करता है, जिस वजह से वहाँ पे वाटर से बना हुआ एक ड्रैगन आ गया होता है। जिन डिसाइपल ने वहाँ बे बना रखा होता है वो लोग काफी डर गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर ये बंदा किस तरह का मॉन्स्टर है। इसके पास ना सिर्फ यहाँ फायर एलिमेंट है बल्कि थंडर और वाटर एलिमेंट भी है। इसका मतलब जेन के पास टोटल 3 स्पिरिचुअल रूट है। शायद डिसाइपल यही सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ विंड एट्रीब्यूट टेक्निक को यूज करता है। विंड वर्ल्ड रेजिंग सैंड टेक्निक को यूज करने के साथ ही वो वहाँ पे तीनों टेक्निक को मर्ज कर देता है। तीनों टेक्निक को मर्ज करने के साथ ही वो वहाँ बैरियर के ऊपर अटैक करता है। डिसाइपल को पता चल जाता है कि इस अटैक को रोकना उन लोगों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अनदर सॉन्ग बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इसके पास 3 स्पिरिचुअल रूट नहीं है बल्कि 4 स्पिरिचुअल रूट है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे वापस उन लोगों को शॉक कर देता है। उसने वहाँ पे एक और थंडर एट्रीब्यूट की टेक्निक को यूज किया होता है। इसी के साथ ही 200 डिसाइपल मिलकर जो बैरियर बनाया था वो 1 मिनट में टूट जाता है। जेन वहाँ पे काफी जोर से हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं साइड डिसाइपल अपनी हार मान लेते हैं। अनदर सॉन्ग भी काफी शॉक हो रहे होते हैं और सोचते हैं ये बंदा काफी पावरफुल है, इसको यहाँ पे सप्रेस करना काफी मुश्किल है। सिर्फ इसके बाद अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल रूट है क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत सारी अर्थ लेवल के सुपीरियर मार्शल आर्ट को सीख रखा है। फ्यूचर की ड्रैगन रैंकिंग के अंदर ये पक्का है टॉप 10 के अंदर आएगा। वही हम देखते हैं जेन बोल रहा था आखिर यहाँ पे किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे चैलेंज करे। लेकिन वही हम देखते हैं साइड डिसाइपल काफी थक गए होते हैं। सोच रहे होते इतनी फाइट करने के बाद जेन के पास में इतनी एनर्जी कैसे हो सकती है। वही हमें स्टार एक्सट्रीम सेट के ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। चैनचुई के फादर ने वहाँ बहुत सारे कोर डिसाइपल को बुलाया होता है। सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सेक्ट लीडर ने उनको यहाँ पे क्यों बुलाया है। चैनचुई के फादर बोलते मुझे यहाँ पे तुम लोग को इन्फॉर्म करना है, तुम लोग के पास में बहुत ही जल्दी जूनियर डिसाइपल आएगा। हालांकि वो अभी अपने की एक्टिवेशन रीजन के 9th लेवल पे है, फिर भी तुम्हें उसका काफी ध्यान रखना होगा। ये बात सुन के कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। एक बंदा बोला था हमारा स्टार एक्सट्रीम सेट एक होली लैंड है, अगर यहाँ पे किसी भी डिसाइपल को कोर डिसाइपल बनना है तो उसके पास काफी टैलेंट होना चाहिए। मास्टर लुओ वूमिंग, क्या आप हमें बता सकते हैं आखिर वो डिसाइपल कितना टैलेंटेड है। लुओ वूमिंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि वो बच्चा बहुत ही रिच है, यहाँ तक कि वो इतना स्पेंड कर सकता है जितना हमारे स्टार एक्सट्रीम सेट के पास है भी नहीं। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक रह गए होते और बोलते हैं आखिर इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे पैसे को खर्च करने कोई स्पेशल क्वालिटी है। मास्टर अब पक्का से मजाक कर रहे हैं, आखिर एक सिंगल बंदा हमारे स्टार एक्सट्रीम सेट से पावरफुल कैसे हो सकता है। तो वूमिंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग समझा नहीं सकता कि आखिर उसके पास कितना पैसा है, लेकिन अगर तुम लोग उसके साथ थोड़ी देर रहोगे तो तुम लोग को पक्का से पता चल जाएगा। वो यहाँ पे तुम लोग के साथ में हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर जाएगा। बैटलफील्ड से वापस आने के बाद वो वापस स्टार सोल सेट के अंदर चला जाएगा। जेयून से बात करते हुए तुम्हें काफी ध्यान रखना होगा, तुम्हें उससे काफी कुछ मिल सकता है। उसके पास जितनी भी चीजें रहती है वो काफी वैल्यूबल होती है। लुओ वूमिंग जब वहाँ पे जैक के बारे में सोचता है तो काफी खुश हो गया होता है। जेयून के यहाँ पे रहने के साथ इसको बहुत सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। अगर उसको यहाँ पे जेयून से रिसोर्स मिलेंगे तो काफी सारे डिसाइपल को ट्रेन कर पाएगा। तो वूमिंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे उसके डॉग के बराबर भी नहीं हो। तुमने अगर देखा होता कि उसके डॉग के पास में अंडरवर्ल्ड शॉर्ट इंटेंट है तो तुम लोग तो बिल्कुल पागल ही हो जाते। डिसाइपल काफी शौक हुए तो सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे मास्टर बोलना क्या चाहते हैं। लुओ वूमिंग बोलता है तुम लोग बस उससे मिलने के बाद ही समझ पाओगे, इसलिए मैं तुम लोग को जेन के पास लेके चलता हूँ। लुओ वूमिंग वापस से बोलते हैं एक बात का ध्यान रखना, उसको बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना। जेन एक तरीके से गॉड ऑफ वेल्थ है, उसका हमारी तरफ काफी अच्छी बात रहेगी। वहीं पे हम देखते हैं कुछ डिसाइपल बात कर रहे होते हैं। जेन काफी पावरफुल है, उसने यहाँ पे की एक्टिवेशन लेने के 9 स्टेज के 200 बंदों को बहुत इजीली हरा दिया। वहीं उसके पास ना सिर्फ 4 एलिमेंट की स्पिरिचुअल रूट है बल्कि 3 अर्थ लेवल की सुपीरियर मार्शल आर्ट भी है। ये बात सुनकर लुओ वूमिंग को लग रहा होता है मैं यहाँ पे जेन के बारे में कुछ बताना भूल गया। तभी हम देखते हैं उनमें से चिन्हाओ नाम का बंदा बोलता है मास्टर क्या यहाँ पे जेन के पास में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ है और कोई भी क्वालिटी नहीं है। लुओ वूमिंग बोलते मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस यहाँ पे ये पता है कि जेन काफी रिच है और खर्च करना काफी पसंद है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शौक हो गए होते और सोच रहे होते हैं मास्टर आप हमारे सेक्ट लीडर है, फिर भी आपको यहाँ पे उस बंदे के स्टेटस के बारे में नहीं पता जिसको आप कोर डिसाइपल बनाने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे एना के पास आए होते हैं। वहाँ की हालत को देख के लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता। डिसाइपल बोलते हैं यहाँ पे तो इनर डिसाइपल और आउटर डिसाइपल के बीच में एक फ्रेंडली फाइट होने वाली थी, तो आखिर यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एक वॉर हुई है। लुओ वूमिंग बोलता है मैनेजर सॉन्ग आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। मैनेजर सॉन्ग बोलते हैं सेट मास्टर जेन काफी इनक्रेडिबल है, कोई वॉर नहीं हुई है बल्कि जेन ने यहाँ पे अटैक किया है, उसने यहाँ पे सेम रीजन के 200 बंदों को बहुत इजीली हरा दिया। ये बात सुनकर सारे डिसाइपल काफी शॉक रह गए होते और बोलते हैं जेन ने यहाँ पे सेम रीजन के 200 डिसाइपल को एक बार में हरा दिया। लुओ वूमिंग बोलता है मुझे फटाफट डिटेल के अंदर बताओ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। 2 मिनट के बाद हम देखते हैं उन्हें वहाँ पे सही बात पता चल गई होती है। तभी उन्हें वहाँ पे चैनचुई की बात याद आती है कि जेन का स्पिरिचुअल से उससे भी 20 गुना ज्यादा बड़ा है।
एक बहुत ही जीनियस कल्टीवेटर के मुकाबले मेरी डॉटर का स्पिरिचुअल 20 गुना ज्यादा बड़ा है, वहीं जेन का स्पिरिचुअल मेरी डॉटर से भी 20 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब उसके लिए 200 बंदों कराना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये बात तो भूल ही गया कि मुझे एक बार उसके स्पिरिचुअल को चेक करना चाहिए था। ये सब सुन के कोड डिसेबल काफी शॉक हो गए होते और बोल रहे होते हैं एक बंदा जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस लेवल पे पहुंच चुकी है, उस अकेले बंदे के पास इतना पैसा है जितना स्टार एक्सट्रीम सेट के पास भी नहीं है। वहीं वो फालतू में पैसे को खर्च करता है। उसके पास 4 एलिमेंटल स्पिरिचुअल रूट है, वहीं 3 अर्थ लेवल की सुपीरियर मार्शल आर्ट भी है। तो सारे लोग लुओ वुमिंग की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर आपने तो कहा था कि जीवन के पास पैसे को छोड़कर कुछ भी नहीं है। लुओ वुमिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता, उसको यहाँ पे जीवन की कैपेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी हम देखते हैं चैन हुआ मैनेजर सॉन्ग से पूछता है आखिर हमारा जूनियर डिसेबल गया कहाँ। मैनेजर सॉन्ग बोलते वो यहाँ पे अपने रेजिडेंस पे गया है। उसका रेजिडेंस यहाँ पे इनर पीक के 111 कोर्टयार्ड के अंदर है। जैसे वो कोड डिसेबल सुनते कि जीवन कहाँ रहता है, वो सारे लोग काफी स्पीड से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं मैनेजर सॉन्ग बोलते सेक्ट लीडर क्या आप यहाँ पे जीवन को 6 कोड डिसेबल बनाने वाले हैं। लुओ वुमिंग बोलते हैं मैनेजर सॉन्ग तुम्हें यहाँ पे तीनों एल्डर्स को बताना होगा। जेन मेरी डॉटर का पर्सनल डिसाइपल है तो कोई भी उसको मेरी साइड से दूर नहीं कर सकता। मैनेजर सॉन्ग बोलते अगर मैं उन लोग को इन्फॉर्म ना भी करूँ तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेन ने यहाँ पे जो भी सब कुछ किया है वो सब ऑलरेडी सेट के अंदर फैल चुका है। इस बारे में ना सिर्फ 3 एंसेस्टर एल्डर बल्कि 4 ग्रेट एंसेस्टर एल्डर भी जान गए होंगे। लुओ वुमिंग बोलता है ये सही चीज काफी दिक्कत करने वाली है, चलो देखते हैं आखिर ये बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। हम देखते हैं जेन को जो कि आराम से धूप के अंदर लेटा हुआ होता है। जेन की तरफ कुछ लोग आ रहे होते हैं, बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि कोड डिसाइपल्स होते हैं। जेन बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। उसके बाद वो सारे कोड डिसाइपल खुद को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीनियर चैन हाउ, उसके बाद सीनियर सियान टियान, 3rd सीनियर जाओ टियान, 4th सीनियर सिंग फेई और 5th सीनियर डू टियान यू। जेन बोलता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तो स्टार सोल सेट से हूँ, आखिर मैं यहाँ पे इस सेट के लोगों का जूनियर डिसाइपल कैसे बन गया। चैन हाउ बोलता ये सब यहाँ पे सेक्ट लीडर ने अरेंज किया है। जेन सोच रहा था काफी कमाल की बात है, ना सिर्फ मैं यहाँ पे मास्टर चेंजू का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ बल्कि अब मैं यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट का 6th कोर डिसाइपल बन चुका हूँ। उसके बाद जेन सिस्टम से पूछता है मैं पहली बार अपने सीनियर से मिल रहा हूँ और इन लोगों ने मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव किया, मुझे कम से कम इन लोगों को 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन गिफ्ट के तौर पे देने चाहिए। सिस्टम थोड़ी देर सोचता है और बोलता है हाँ तुम ये काम कर सकते हो। सिस्टम की बात सुन के जेन काफी खुश हो गया होता है। वहीं जेन को इतना खुश होता हुआ देख के सारे कोर डिसाइपल काफी खुश होते हैं। कोड डिसाइपल बोलती है अब फाइनली मैं सबसे ज्यादा जूनियर नहीं रहूंगी, यहाँ मेरा भी जूनियर आएगा जिसको मैं बहुत इजीली बुली कर पाऊंगी। जेन पीछे घूमते हुए बोलता है सीनियर्स मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ 5 को एक रिंग दे देता है। रिंग्स को देख के उन सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जेन अपनी रिंग को चेक करता है और काफी शौक रह गया होता है क्योंकि उसकी रिंग में 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन होते हैं। बाकी सारे लोग भी उतने ही शौक होते हैं। अब उन लोगों को पता चलता है कि उनकी रिंग के अंदर 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन है। यहाँ पे वो 5 लोग कोर डिसाइपल है और सीनियर होने के तौर पे सारे लोग को जेन को गिफ्ट देने चाहिए, लेकिन उल्टा जेन यहाँ पे उन लोगों को 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। उन सारे लोगों को वहाँ पे लुओ वुमिंग की बात याद आ रही होती है, तुम्हारा जूनियर डिसाइपल काफी रिच है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को स्पेंड करने की वजह से जेन को वहाँ पे 200 पॉइंट मिल गए होते हैं। वहीं जेन को 100 एनलाइटमेंट पिल भी मिली होती है। जेन बोलता काफी अजीब बात है, इधर मुझे पॉइंट के साथ साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिला। उसके बाद जेन वहाँ पे एनलाइटमेंट पिल के बारे में चेक करता है। एनलाइटमेंट पिल को खाने की वजह से आपकी पावर 20 मिनट के लिए काफी बढ़ जाएगी। हालांकि ये जो रिवॉर्ड आइटम है उनको आप स्पेंडिंग पॉइंट अर्न करने के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुन के जेन काफी सैड हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे एनलाइटमेंट पिल को अपने सीनियर्स को दे देता है। उस पिल को लेने के बाद सीनियर्स बोल रहे होते हैं जे यून आखिर ये क्या चीज है। जेन उन लोग को एनलाइटमेंट पिल के इफेक्ट के बारे में बताता है। सीनियर्स बोलते तो काफी कमाल की बात है, सच में ये पिल थोड़ी देर के लिए हमारी पावर को बढ़ा सकती है। जेन बोलता है आप लोग को ट्राई करके देखना चाहिए, ये आपकी पावर को 20 मिनट के लिए बढ़ा देगी। जेन की वेल्थ को देख के वो सारे लोग जेन के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, उस एनलाइटमेंट पिल को खा लेते हैं। पिल खाने के साथ ही वो लोग वहाँ पे एनलाइटमेंट स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। वही हम देखते हैं लुओ वुमिंग वहाँ पे आ गया होता है और ये सब देख के काफी शौक हो रहा होता है। वो जैसे ही वहाँ पे कुछ बोलने वाला होता है जेन उसको रोक देता है। लुओ वुमिंग बोलता है आखिर ये लोग यहाँ पे तुम्हारे रूम के अंदर कल्टीवेट क्यों कर रहे हैं। जेन वहाँ पे लुओ वुमिंग को एनलाइटमेंट पिल के बारे में बताता है। लुओ वुमिंग बोलता है क्या तुम कुछ पिल मुझे भी दे सकते हो। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे उनको 5 पिल दे देता है और बोलता है बाकी की पिल्स मैं अपने पेट डॉग को देने वाला हूँ। लुओ वुमिंग चिढ़ते हुए बोलता है तुम इतने प्रीशियस पिल को एक डॉग को देने वाले हो, ये तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। जेन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी पिल फ्री फोकट में आई है, चाहे मैं इनको वेस्ट करूँ या ना करूँ, मुझे इनसे कोई भी स्पेंडिंग पॉइंट नहीं मिलने वाला। लुओ वुमिंग नहीं चाहता था कि जेन उन सारी पिल्स को वेस्ट करे, इसीलिए वो बोलता मुझे ये सारी एनलाइटमेंट पिल खरीदनी है, चलो फटाफट इसका प्राइस बताओ। लेकिन हम देखते हैं जेन वहाँ पे लुओ वुमिंग को मना कर देता है और बोलता है मुझे ये पिल्स अपने डॉग को खिलानी है। क्या कि बोलता है लेकिन मुझे ये पिल्स नहीं खानी, मैं खाते खाते काफी थक चुका हूँ। जेन को ऐसा बोलता हुआ देख के लुओ वुमिंग उसको फोर्स नहीं करता और वहाँ जाते हुए बोलता है तुमसे हमें 5 ग्रेट एंसेस्टर एल्डर मिलना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है
कि वो तुम्हें अपना डिसेबल बना ले, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी डिसीजन काफी केयरफुली लेना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ माउंटेन के पीछे वाली केव मेंशन के अंदर आ गए होते हैं। लुओ वूमिंग बोलता है जे यून तुम यहाँ पे 5 ग्रेट एंसेस्टर एल्डर को ग्रीट करो। अभी हम देखते हैं उनमें से एक ग्रेट एल्डर लुओ चैनचिंग बोलते हैं अपने सेम रीजन के 200 कल्टिवेटर्स अकेले फाइट करना, 3 अर्थ रैंक के एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक को मास्टर करना, वहीं तुम्हारे पास 4 स्पिरिचुअल रूट भी है, तुम एक बहुत बड़े प्रोडिजी हो जिसकी जरूर से हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे एंसेस्टर जेन को घेर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि जेन यहाँ पे की एक्टिवेशन रीजन के 9th लेवल पे है, वहीं उसका स्पिरिचुअल सी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इन काफी अजीब बात तो ये थी कि जेन के पास में कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, जबकि असलियत में वो यहाँ पे 4 एलिमेंट को यूज कर पा रहा है। तो सारे एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं कि बिना स्पिरिचुअल रूट के कोई एलिमेंट को कैसे यूज कर सकता है। यहाँ तक कि बिना स्पिरिचुअल रूट्स के अपनी स्पिरिट को कल्टीवेट करना काफी मुश्किल होता है। जेन बोलता है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, जब भी मैं चाहता हूँ मैं उन एलिमेंट को यूज कर पाता हूँ। बात तो मुझे पहले से पता है कि मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से मैं यहाँ पे एलिमेंटल फोर्स को यूज कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे एलिमेंटल की एक्टिवेट करता है, क्योंकि होती है थंडर, फायर, वाटर और विंड। ये सब देख के 5 ग्रेट एंसेस्टर एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोगों ने अपने लाइफ टाइम के अंदर आज तक ये कभी नहीं सुना था। वहाँ पे जेन ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा होता, वो सोचता है मुझे यहाँ पे एल्डर्स को गिफ्ट देना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो हर एक एल्डर को 1 मिलियन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन देगा। मेरे हिसाब से कोड डिसाइडर की तरफ से ये गिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है ये स्पेंडिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, ये सारे एल्डर्स काफी हाई लेवल पे है, तुमको इनको ज्यादा ऑफर करना चाहिए। जेयून जब देखता है कि सिस्टम को काफी कम समझ रहा है, तो वो बोलता है मैं यहाँ पे हर एक एल्डर को 1 मिलियन टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। सिस्टम बोलता है हाँ ये गिफ्ट के तौर पे काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे उन सारे एल्डर्स को एक एक रिंग देने लगता है। जेन बोलता है एल्डर्स मैं यहाँ पे काफी जल्दी के अंदर आ गया, इसीलिए मुझे आप लोगों के गिफ्ट लेने का टाइम ही नहीं मिला। मैं चाहता हूँ आप सारे लोग ये रिंग एक्सेप्ट कर ले। हर एक रिंग के अंदर 1 मिलियन टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन है। ये सब देख के वो सारे एल्डर काफी शॉक रह गए होते हैं। इनको लेने के बाद वो लोग वहाँ पे उन रिंग को चेक करते हैं, क्योंकि एक की एक्टिवेशन रिंग के डिसेबल के पास में 1 मिलियन टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन होना काफी मुश्किल बात है। रिंग्स को देखने के बाद में वो सारे एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं लुओ वूमिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है एल्डर्स आप लोग कल्टीवेशन एक जगह रुकी हुई है, आप लोग प्लीज ये पिल खा लीजिए, ये आप लोग काफी काम आएगी। ये बात सुन के वो सारे एल्डर्स और भी आज शॉक हो गए होते हैं। उन लोगों ने आज से पहले अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा था। जेन बोलता है मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज को मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, आप उसका क्रेडिट खा रहे हैं। लुओ वूमिंग बोलता है अगर तुम इसको बेच दिया होता तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन एल्डर्स ने वो पिल खा ली होती है, वहाँ बैठ के कल्टीवेट कर रहे होते हैं। लोग कल्टीवेट करता हुआ देख के लुओ वूमिंग वहाँ पे जेयून को लेकर चला जाता है। 30 मिनट बाद हम देखते हैं वो सारे एल्डर अपनी स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट से बाहर निकलते हैं। काफी बेकार बात ये थी कि लोग ब्रेक थ्रू के काफी पास पहुंच चुके थे। लुओ चैनचिंग बोलता है कि तुम लोग के पास में और कितनी एनलाइटमेंट पिल है। ये क्वेश्चन सुनने के साथ ही लुओ वूमिंग बोलता है जहाँ तक मुझे पता है जेयून के पास में अच्छी खासी पिल है, उसने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो इस पिल को अपने पेट को देगा। ये बात सुन के वो सारे एल्डर्स काफी शॉक रह गए होते हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा होता कि जेयून इतनी प्रीशियस पिल को डॉग को खिलाने वाला है। वो चैनचिंग बोलता है जेयून वो सारी पिल्स तुम्हारी है, क्योंकि तुम हमारे डिसाइपल हो तो हम तुमको बिल्कुल बुली नहीं करना चाहते, तुम जो चाहो वो उस पिल के साथ कर सकते हो, लेकिन इतनी प्रीशियस पिल को एक डॉग को खिलाना काफी बेकार बात है। उन सारे एल्डर्स को इतना सीरियस देख के जेन बोलता है मेरे पास अभी भी 90 पिल बाकी है, उन सभी को डॉग खिलाना काफी बेकार रहेगा, मुझे लगता है मुझे कम से कम उनमें से 40 पिल रख लेनी चाहिए। वो चैनचिंग सोचता है यहाँ पे जेन के ऊपर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि लुओ वूमिंग तुम यहाँ के सेट मास्टर हो, मैं यहाँ पे जेन को वेस्ट करने से रोकना चाहिए। लुओ वूमिंग बोलता है एल्डर आप प्लीज मुझे कुछ मत बोलिए, इस बच्चे को कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस बंदे ने यहाँ पे 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब को मेडिसिनल बात के लिए यूज किया और वही अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंडियन के 10,000 फ्रेगमेंट को अपने डॉग के ऊपर यूज कर लिया। जेन काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि लुओ वूमिंग वहाँ पे उसकी सारी गलतियां गिना रहा होता है। ये बात सुनकर लुओ चैनचिंग इतना ज्यादा शॉक हो गया होता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। जेन सोच रहा होता है ये सारे लोग यहाँ पे काफी ड्रामा कर रहे हैं। लुओ चैनचिंग बोलता है जेन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे डॉग को एनलाइटमेंट पिल नहीं खिलानी चाहिए, अगर तुम यहाँ पे इस पिल को खुद के लिए यूज करते हो तो तुम्हारे लिए काफी बेहतर रहेगा। जेयून सोच रहा होता है आखिर आजकल के सेट कितने आप भूले हो चुके हैं, जब इन लोगों को पता है कि मेरे पास इतना सारा ट्रेजर है तो इन लोगों को मुझसे छीन लेना चाहिए। मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर जितनी भी नोट्स पढ़ी है उसके अंदर जिसके पास भी ट्रेजर होते हैं उनको पक्का से मार दिया जाता है। यहाँ तक कि मेरी जो ब्यूटीफुल मास्टर है जो कि बोलती कि वो मुझे गाइड नहीं करेगी, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए और क्लियर मिस्टीरियस पिल खरीदी। और वहीं अगर बात की जाए ओल्ड बाय की जो कि हमेशा फालतू बातें करता रहता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं कल्टीवेशन के अंदर बेहतर करूँ। यहाँ तक कि मैंगियन और बाकी सारे लोग जिनको मैंने हराया वो भी मुझसे काफी खुश थे। यहाँ तक कि मास्टर लुओ वूमिंग और ये 5 एल्डर मुझे काफी अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं।
मुझे यहाँ पे एस सेट के अंदर रह के काफी अच्छा लग रहा है। मैं इस सेट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे उन लोगों को 70 एनलाइटमेंट पिल दे देता है, लेकिन फिर भी जेन अपने पास में 20 पिल रखता है। जेन सोचता है वैसे मेरे सेट का स्ट्रॉन्ग रहना मेरे लिए काफी अच्छा है। अगर यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के पास में ट्रेजर जाते हैं तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। लुओ चेंजिंग बोलता है काफी अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे डिसाइबल को पाके हमारे सेट के भाग खुल गए। लुओ चेंजिंग बोलता है लुओ वूमिंग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें पता है जेन यहाँ पे इस सेट के लिए कितना कुछ कर रहा है। जब तक जेन यहाँ पे एंसेस्ट्रल टीचिंग को वायलेट ना करे तब तक तुम उसको बिल्कुल भी पनिश नहीं करोगे। लुओ वूमिंग बोलता है एल्डर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं एल्डर के साथ में जेन की मीटिंग खत्म हो गई होती है। लुओ वूमिंग सोच रहा होता है अगर एल्डर मुझे नहीं भी बोलते तो मैं जेन को बिल्कुल पनिश नहीं करता क्योंकि वो मेरा गॉड ऑफ वेल्थ है। अचानक से हम देखते हैं जेन के जेब के अंदर से गोल्डन सिलिकॉन स्टार शाइनिंग स्टोन बाहर निकलता है, जिस वजह से सारे एल्डर्स का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। जेन हंसते हुए बोलता है ये मेरी जेब से बाहर निकल गया, यहाँ पे इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक टूटा हुआ स्टोन है। लुओ वूमिंग बोलता है जेन तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारे पास कोई भी स्टार शाइनिंग स्टोन नहीं है। जेन बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक टूटा हुआ स्टोन है। तभी हम देखते हैं फिफ्थ ग्रेट एंसेस्टर जो कि एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर होते हैं, वो बोलते हैं चाहे इसका प्राइस जितना भी हो मैं इसको यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ क्योंकि स्टार शाइनिंग स्टोन उन स्टोन में से एक है मैंने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं देखा। जेन बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे इसको देने से मना करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी के लिए स्टार शाइनिंग स्टोन ज्यादा नहीं है, मुझे अपने घर के टॉयलेट के फ्लोर पे इसको लगाना है। जेन की बातों को सुनकर लुओ वूमिंग काफी शॉक हो गया होता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वहीं जेन की बातों से वो सारे एल्डर भी काफी गुस्सा हो गए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एल्डर चिंचा स्माइल करते हुए बोलते हैं जेन क्या तुम्हें पता है एक स्टार शाइनिंग स्टोन आर्टिफैक्ट रिफाइनर के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। जेन बोलता है मुझे नहीं पता कि ये स्टोन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ये बात पक्का से पता है अगर मेरे पास में बहुत सारे स्टोन हो जाएंगे तो मेरे टॉयलेट के अंदर से बहुत ही खतरनाक गोल्डन लाइट बाहर निकलेगी। तो वूमिंग बोलता है तुम यहाँ पे बहुत सारे स्टोन को इकट्ठा करने वाले हो, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं पता ये सारे स्पिरिट मिनरल है जो कि लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने में काफी हेल्प करते हैं। जब तुम यहाँ पे ट्रिबुलेशन रिंग के अंदर पहुंच जाओगे तो क्या तुम टॉयलेट के अंदर जाकर छुपोगे। तभी हम देखते हैं चिन चैन बोलता है तुमने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्टार शाइनिंग स्टोन है। चिन बोलता है एक बार मेरा टॉयलेट तैयार हो जाए उसके बाद मैं आपको स्टोन दे सकता हूँ। चिन चैन बोलता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर ना सिर्फ जे यून बल्कि बाकी सारे एल्डर भी काफी शॉक हो गए होते हैं। लुओ चेंसान बोलता है फिफ्थ एल्डर क्या तुम पागल हो चुके हो, ये गोल्डन सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन है और तुम यहाँ पे एग्री कर रहे हो कि यहाँ पे टॉयलेट बना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लुओ वूमिंग और वो सारे एल्डर घेरा बना के बात करने लगते हैं। चिनसान बोलता है क्या तुम लोग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। जेन बोल रहा है वो यहाँ पे स्टार शाइनिंग स्टोन का टॉयलेट बनाएगा तो एक बार जब वो यहाँ पे टॉयलेट तैयार कर लेगा तो हम उसका यूज करते हुए अपने ट्रिबुलेशन रीलिंग को बहुत इजीली विथस्टैंड कर पाएंगे। एक सिंगल स्टार शाइनिंग स्टोन बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, लेकिन अगर पूरा टॉयलेट ही उसी का बना होगा तो हमारे लिए कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना काफी इजी हो जाएगा। लुओ वूमिंग बोलते तो काफी कमाल की बात है, अगर हम लोग के पास में वो गोल्डन टॉयलेट होगा तो हम लोग को कभी भी लाइफ सेविंग ट्रेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हम देखते हैं जेन सोच रहा होता है लगता है ये लोग यहाँ पे कोई प्लान बना रहे हैं। चिनसेन का प्लान को सुनने के बाद में लुओ चैनचिंग बोलता है लुओ वूमिंग जेन की सेफ्टी का ध्यान रखना, यहाँ पे गॉड ऑफ वेल्थ को टॉयलेट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जेन बोलता है मुझे यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अकेले जाना है, मैं अपनी की एक्टिवेशन रीलिंग के पीक पे हूँ और मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। लुओ वूमिंग बोलता है जे यून ये कोई मजाक की बात नहीं है, हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड काफी खतरनाक जगह है, मैं एल्डर की बात सुननी चाहिए और अपने साथ बहुत सारे सीनियर्स को लेकर जाना चाहिए। जेन बोलता है नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, अगर मेरे साथ में बहुत सारे लोग होंगे तो आखिर मुझे कल्टीवेशन के अंदर कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। लुओ चेंजिंग बोलता है ठीक है तुम वहाँ पे अकेले जा सकते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना वहाँ पे किसी के भी भरोसा मत करना। तुम यहाँ से जाके 2 दिन तक सेट के अंदर आराम करो, तीसरे दिन तुम वहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर जा सकते हो। जेन के पास में ये सब करने का यहाँ पे रीजन था, उसके साथ में बहुत सारे सीनियर होंगे तो उसे वहाँ पे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उन सारे चक्कर में उसके खुद के ऊपर बहुत सारे खतरे आ जाएंगे। इन खतरा आने पे जब गार्ड स्क्वाड बाहर निकलेगा तो आखिर मैं सारे लोग को एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे लिए यहाँ पे अकेले जाना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर गार्ड स्क्वाड है कैसा। एल्डर से मिलने के बाद जेन वापस अपने रूम में आ गया होता है, वो देखता है कि उसके सारे सीनियर अभी वहीं पे है। वो सारे सीनियर बोलते हैं जूनियर क्या तुम्हारे पास वो सारी पिल अभी भी है। उस पिल के असर की वजह से वो लोग काफी खुश होते हैं, भले उन लोग मांगने में काफी शर्म आ रही होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को वो पिल चाहिए थी। जेन बोलता है मेरे पास ज्यादा पिल बाकी नहीं है, पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 पिल्स थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 70 पिल्स ऑलरेडी एंसेस्टर एल्डर को दे दी है। तभी हम देखते सियाटियान जेन के पास जाते हुए बोलती है उन 20 पिल में से सिर्फ एक पिल तुम मुझे दे सकते हो। सियाटियान वहाँ पे काफी क्यूट बनने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जेन उसको मना कर देता है, बोलता है सीनियर मैं आपको और पिल नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे ये पिल अपने प्यारे डॉग को देना है, मैंने ये बाकी की पिल एल्डर्स को नहीं दी तो आखिर मैं आपको क्या दूंगा। उन सारे सीनियर्स को लुओ वूमिंग की बात आ जाती है,
जेयून के पास में बहुत सारा पैसा है और उसको चीजों को वेस्ट करने में काफी मजा आता है। वैसे भी बहुत सारी पिल्स जेयून की है तो वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उन लोगों को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि उन लोग के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई। जेयून बोलता है तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे सेट को 70 पिल्स दी है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे सेट के कोर डिसाइपल हो तो तुम लोग को पक्का से पिल्स मिलेगी। ये सुनने के साथ ही वो लोग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल जाते हैं। चैनू जेयून को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जेयून के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है और वो बोल रहा होता है गॉड ऑफ वेल्थ होने का मजा ही कुछ अलग है। हालांकि मैं यहाँ पे इस वेल्थ का मजा खुद से नहीं ले पा रहा लेकिन फिर भी मुझे काफी मजा आ रहा है। जेयून के हाथ में वाइन को देख के सिस्टम बोलता है आखिर तुम्हें ये वाइन कहाँ से मिली। जेयून बोलता है मैंने उन 5 एल्डर्स को टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दिए लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन नहीं मिली। सिस्टम बोलता है एल्डर्स उन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, यहाँ तक उनका प्लान था कि वो तुमको रिटर्न कर देंगे। तो तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि तुम्हारा जो स्पेंडिंग रिएक्शन था वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जेयून बोलता है क्या उन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, वो लोग पैसे को वापस करना चाहते हैं। अचानक से हम देखते हैं लुओ चेंजिंग वहाँ पे वापस आ गया होता है। लुओ चेंजिंग बोलता है जेयून कहीं मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया। जेयून सोचता है मैंने यहाँ पे शैतान का नाम लिया और शैतान मेरे सामने हाजिर हो गया। जेयून बोलता है एल्डर आपके आने से मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। जेयून को यहाँ पता होता है कि आखिर लुओ चेंजिंग किस लिए आया है। जेयून बोलता है एल्डर प्लीज आप उन स्पिरिचुअल स्टोन का यूज कर लीजिए, मैंने आपको वो स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही प्यार से दिए हैं, आप कहीं उन स्पिरिचुअल स्टोन को रिटर्न करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। लुओ चेंजिंग अपने पास से वो 5 रिंग बाहर निकालता है। वो बोलता है स्टार एक्सट्रीम सेट के पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, हम लोग को यहाँ पे डिसाइपल से स्पिरिचुअल स्टोन लेने की जरूरत नहीं। जेयून तुम्हें यहाँ पे ये सारी रिंग ले लेनी चाहिए। जेयून बोलता है मुझे नहीं पता आखिर आपकी स्टार एक्सट्रीम सेट का कितना पैसा है लेकिन वो मेरे पैसे के मुकाबले 1% भी नहीं होगा। एंसेस्टर इस सेट को जितने पैसे की जरूरत पड़े मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग गारंटी देता हूँ कि मैं आप लोग को एंडलेस सप्लाई दे सकता हूँ। लुओ चेंजिंग बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। लुओ चेंजिंग बोलता है ये हमारे सेट के प्रोटेक्टिव एरिया के पावर का प्राइमरी सोर्स है, हमारे पास इसकी काफी कमी है तो मैं यहाँ पे तुमको टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास होंगे तो हमारा काफी फायदा होगा। हालांकि हमारा स्टार एक्सट्रीम सेक्ट जियांटियान कॉन्टिनेंट का टॉप सेक्ट है लेकिन फिर भी हमारे पास में बहुत सारे दुश्मन है। पिछले कुछ सेंचुरीज में हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड से जितने भी स्पिरिचुअल क्रिस्टल पाए हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल क्रिस्टल है तो इससे सेट का काफी फायदा होगा। जेयून सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम तुम यहाँ पे देख सकते हो ना आखिर मेरे लिए स्टार एक्सट्रीम सेट कितना फायदेमंद है। मैं यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट को अपनी फैमिली मानता हूँ तो क्या मैं इनको यहाँ पे 100 बिलियन प्रीमियम स्पिरिचुअल क्रिस्टल दे सकता हूँ। सिस्टम बोलता है जेयून क्या तुम पागल हो चुके हो, 100 बिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल इस सेट के अंदर सेंचुरी तक भी खर्च नहीं हो पाएंगे, इन लोगों के लिए यहाँ पे 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल बेस्ट रहेगा। जेयून बोलता है सिस्टम ये काफी गलत बात है, स्टार एक्सट्रीम सेट के लोग मेरी फैमिली की तरह है, हम लोग को यहाँ पे इनका काफी फायदा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं सिस्टम जेयून को मना कर देता है और बोलता है 100 मिलियन इनफ रहेगा। हालांकि जेयून यहाँ पे 100 बिलियन बोल के सिस्टम को चेक कर रहा था, उसको यहाँ पे 100 मिलियन से भी कोई दिक्कत नहीं है। जेयून बोलता है ठीक है सिस्टम तुम मुझे फटाफट से 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल दे दो। सिस्टम बोलता है जेयून आपको यहाँ पे 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिए जा रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं लुओ चेंजिंग को जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि जेयून के पास में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल क्रिस्टल है या नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ हेवन लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर मिलता है। वो वहां जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि जेयून के पास से स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिलना काफी अजीब बात होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जेयून वहाँ पे लुओ चेंजिंग को रोकता है और बोलता है मेरे पास यहाँ पे 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। ये बात सुनकर लुओ चेंजिंग काफी शॉक रह गया होता है, उसको जेयून की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। लुओ चेंजिंग बोलता है पक्का से मैं यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा हूँ, जेयून ने जो बोला वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। 100 मिलियन टॉप ग्रेडेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल काफी बड़ी बात होती है। स्टार एक्सट्रीम सेट के पास में बहुत ही कम स्पिरिचुअल क्रिस्टल है तो वहीं एक बच्चे के पास में 100 मिलियन कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जेयून उसके सामने स्पेस रिंग रख देता है। लुओ चेंजिंग स्पेस रिंग को सेंस करता है तो काफी शॉक रह गया होता है। वो देखता है कि वहाँ पे अनगिनत टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। लुओ चेंजिंग सोचता है यहाँ पे इन सारे क्रिस्टल की वैल्यू पूरे स्टार एक्सट्रीम सेट से भी ज्यादा है। वहीं हम देखते हैं इसकी वजह से जेयून को 100 स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं। जेयून के पास में 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन सीक्रेट मैनुअल आ गई होती है। जेयून वहाँ पे मैनुअल की तरफ देखता है कि आखिर वो है क्या चीज। वहीं हम देखते हैं लुओ चेंजिंग को जो कि अभी भी काफी शौक होता है। वो बोलता है जेयून क्या तुम श्योर हो तुम इतने सारे क्रिस्टल को हमें देना चाहते हो। जेयून मन में सोच रहा होता है इतने सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल को देख के नॉर्मल बंदे तो शौक होंगे ही, लेकिन यहाँ पे गॉड ऑफ वेल्थ के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। जेयून बोलता है आप लोग यहाँ प्रोटेक्टिव एरिया को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, आप लोग के पास में जब भी स्पिरिचुअल क्रिस्टल की कमी हो तो आप लोग प्लीज मुझे बोल देना। लुओ चेंजिंग बोलता है जेयून आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, ये सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल काफी वैल्यूबल है, जब तक हमारे पास बहुत बड़ी दिक्कत ना आए तब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे। जेयून बोलता है एंसेस्टर आपकी सोच काफी छोटी है, 100 मिलियन क्रिस्टल मेरी वेल्थ के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको हाथों हाथ 100 मिलियन दे सकता हूँ तो बाद में मैं आपको और भी दे सकता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज करना चाहिए।
जेयुन की वेल्थ के बारे में सुन के लुओ चेंजिंग बिल्कुल पागल हो गया होता है। लुओ चेंजिंग बोलता है जेयुन क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारे पास और भी ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। जेयुन बोलते हैं हाँ मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल है, आप जितने चाहो उतने यूज कर सकते हो। लुओ चेंजिंग बोलता है काफी कमाल की बात है, अब हमारा स्टार स्ट्रीम सेट और भी पावरफुल हो जाएगा क्योंकि हमारी 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्टिव रहेगी। जेयुन सोचता है इसका मतलब सेट के वजह एरर लगी हुई है, वो असलियत में 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन एरर है। उसके बाद जेयुन अपना रिवॉर्ड बाहर निकालता है जो कि 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन की एनहेंस्ड वर्जन होती है। जेयुन बोलता है ग्रेट एंसेस्टर, एक बार आप यहाँ पे इस फॉर्मेशन की तरफ देखिए। लुओ चेंजिंग वहां पे उस मेनू को लेता है और ध्यान से देखने लगता है। जितना ज्यादा वो उस मेनू को देख रहा होता है उतना ज्यादा वो शॉक हो रहा होता है। वो सोचता है ये बात तो पक्की है कि ये 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, लेकिन हमारी फॉर्मेशन के मुकाबले ये काफी एनहेंस्ड वर्जन है, ताकि इसका जो कंजम्पशन है वो भी 10 गुना ज्यादा है, लेकिन वहीं इस फॉर्मेशन की पावर भी 10 गुना ज्यादा है। तभी हम देखते हैं लुओ चेंजिंग वहाँ पे जेन की तरफ घूमने लगता है। जेन बोलता है एल्डर प्लीज आप मेरे बारे में मत पूछना क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अपने ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जेन को मना करते हुए देख के लुओ चेंजिंग वहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, बल्कि वो अपने पास से एक एल्डर का टोकन बाहर निकालता है। लुओ चेंजिंग बोलता है जेयुन आज से तुम यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के एल्डर होते हो। जेयुन बोलता है एल्डर आखिर आप यहाँ पे अचानक से मुझे एल्डर क्यों बना रहे हैं। लुओ चेंजिंग बोलते हैं जेयुन ना सिर्फ इतना ही, यहाँ पे हम 5 ग्रेट एंसेस्टर के सेम लेवल पे होंगे। अगर यहाँ पे लुओ वुमिंग तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें एल्डर वांग करके बुलाएगा। जेयुन सोचता है हालांकि अपने ही मास्टर से आगे निकलने में काफी मजा आएगा, फिर भी वो मना कर देता है और बोलता है मुझे इतनी हाई पोजीशन नहीं चाहिए। कि जेयुन ने स्पाइडरमैन के मुंह से सुना था कि महान शक्तियों के साथ में आपके पास महान रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन जेयुन को यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बल्कि वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। उसको यहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं बनना बल्कि गॉड ऑफ वेल्थ ही रहना है। लुओ चेंजिंग बोलता है तुमने हमारे सेट के लिए इतना कुछ किया है, अगर हम तुम्हें यहाँ पे एक एल्डर भी नहीं बनाते कि तुम्हारे इतने कंट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कैसे करेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो लुओ वुमिंग, और हम 5 एल्डर को छोड़ के कोई भी तुम्हारे हाई स्टेटस के बारे में नहीं जानेगा। जेयुन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना मैं सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा और किसी भी सेट के मैटर के अंदर मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लुओ चेंजिंग बोलता है मुझे यहाँ पे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। अचानक से हम देखते हैं लुओ वुमिंग जेयुन के पास आता है और बोलता है जेयुन क्या तुम बीस्ट पीक पे जाओगे, लेकिन वो वहाँ पे लुओ चेंजिंग को देख के काफी शॉक रह गया होता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे कुछ भी समझ पाता लुओ चेंजिंग काफी गुस्सा करने लगता है। लुओ चेंजिंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जेन कोई नॉर्मल इंसान है, आज से तुम्हें यहाँ पे जेन को एल्डर वांग के बुलाना है। ये हमारे स्टार एक्सट्रीम सेट का एक एल्डर बन चुका है, इसका लेवल बिल्कुल हमारे 5 एल्डर के बराबर है। तो नेक्स्ट टाइम लुओ वुमिंग तुम पक्का से जेन को रेस्पेक्ट पेश करना। लुओ वुमिंग बोलता है ये बात तो ठीक है, लेकिन एल्डर आखिर आपने जेन को एल्डर क्यों बनाया। लुओ चेंजिंग बोलता है इस सेट के लिए इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर यहाँ पे एल्डर की पोजीशन की बात करी जा रही है तो भी ये जेन के लिए काफी कम है। लुओ वुमिंग बोलता है जेयुन इसका मतलब तुमने यहाँ पे और भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वो जेयुन के पास आते हुए बोलता है एल्डर वांग जेयुन प्लीज आप मुझे बताइए आखिर आपने यहाँ पे एल्डर की पोजीशन के लिए कितना पे किया है। जेयुन बोलता है मास्टर आपको मुझे एल्डर के नहीं बुलाना चाहिए, और रही बात प्राइस की तो मैंने यहाँ पे 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल पे किए हैं, साथ ही में मैंने यहाँ पे 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन की एक एनहेंस वर्जन दी है। लुओ वुमिंग बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो सच में तुम्हारे लिए एल्डर का पोजीशन काफी कम है। जेयुन यहाँ पे इस बात को और ज्यादा नहीं खींचा जाता था, वो बोलता है मास्टर आपने यहाँ 20 पीक के बारे में बात किया तो मुझे लगता है हम लोग को फटाफट से 20 पीक पे चलना चाहिए। वहीं हम देखते हैं लुओ चेंजिंग को जो कि वापस से केव माउंटेन पे आ गया होता है। लुओ चेंजिंग के पहुंचने के साथ में बहुत सारे एल्डर बोल रहे होते हैं बिग ब्रदर क्या आपने वो रिंग वापस कर दी। लुओ चेंजिंग बोलता है नहीं मैंने रिंग वापस नहीं करी। वो सारे एल्डर्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्पीड स्टोन नहीं चाहिए, हमारा स्टार एक्सट्रीम सेट बहुत ज्यादा अमीर है, स्पीड स्टोन की कोई कमी नहीं है, तो आखिर आपने वो 5 स्पेस रिंग वापस क्यों नहीं करी। लुओ चेंजिंग बोलता है ना सिर्फ मैंने वो रिंग वापस नहीं करी बल्कि उल्टा मुझे जेयुन की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, हालांकि मुझे वो सारे रिवॉर्ड नहीं चाहिए थे, लेकिन उसने मुझे इतने सारे रिवॉर्ड दिए कि मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया। इससे पहले और कोई एल्डर कुछ भी बोल पाता लुओ चेंजिंग रिंग निकाल के बाहर रख देता है। उस रिंग को देखते हुए चिनसैन बोलता है आप प्लीज हमें बता दीजिए आखिर इसके अंदर कितने स्पिरिचुअल स्टोन है। लुओ चेंजिंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल गलत हो, इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है बल्कि इसके अंदर 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। फोर्थ एल्डर फिशिंग ये सुनकर काफी शॉक रह गई होती है, वो बोलती है तुमने यहाँ पे 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल इतनी सिंपली यहाँ पे रख दिया। सारे एल्डर काफी शॉक हो गए और बोल रहे होते हैं इतने सारे क्रिस्टल की हेल्प से हमारा स्टार एक्सट्रीम सेट सेंचुरीज तक बिना टेंशन लिए चल सकता है। लुओ चेंजिंग बोलता है आज से यहाँ प्रोटेक्टिव एरे हमेशा चालू रहेगी। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, वो बोलते बिग ब्रदर कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, हमारे खिलाफ यहाँ पे कोई भी सेट अटैक नहीं कर रहा तो आखिर हम लोग प्रोटेक्टिव एरे को क्यों एक्टिवेट करेंगे। वो चेंजिंग वहाँ पे बिल्कुल जेन के स्टाइल में बोलता है तुम लोग बहुत ही छोटी सोच रखते हो, ये सिर्फ 100 मिलियन क्रिस्टल है, अगर ये यहाँ पे खत्म हो जाता है तो हमें और भी बहुत सारे क्रिस्टल मिल जाएंगे।
बाकी सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं आखिर ये जेयुन है कौन, इसने यहाँ पे एक दिन के अंदर हम सारे एल्डर्स को भिखारी दिखा दिया। उसके बाद लुओ चेंजिंग अपने बैग के अंदर से मैनुअल बाहर निकालता है। वो बोलता है जेयुन ने मुझे यहाँ पे 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन एनहेंस वर्जन दिया है। स्किल के अंदर कंजम्पशन और पावर दोनों ही 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे कोई बंदा जो कि ट्रिपुलेशन रेलिंग के पीक पे भी हो, वो भी अगर हमारी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करेगा तो पक्का से मारा जाएगा या फिर काफी घायल हो जाएगा। ये सुन के वो एल्डर्स और भी आज शॉक हो गए होते हैं। अभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्ट पीक का सीन दिखाया जाता है। वो वूमिंग जेन को हमें बेस के अंदर लेके आ गया होता है। वो जेन को बता रहा होता है कि इन सारी केव्स के अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट रहते हैं। उन लोगों की नंबर्स और स्ट्रेंथ अलग अलग केव के हिसाब से चेंज होती है। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी पावरफुल बीस्ट दिखता है तो तुम्हें उसको सील कर देना है। जेन बोलता है लेकिन आखिर सील क्यों करना है, हम उसको मार भी तो सकते हैं। डुओ वूमिंग बोलता है ये बीस्ट हमारे काफी काम आते हैं। इनकी हेल्प से सारे डिसाइपल लाइफ और डेथ ट्रायल सीखते हैं। अगर डिसाइपल्स को यहाँ पे सेट से बाहर जाकर फाइट करनी है तो उन लोगों को सबसे पहले सील्ड बीस्ट को चैलेंज करना होगा। अगर वो लोग यहाँ पे सील्ड बीस्ट को नहीं हरा सकते तो आखिर बाहर के वर्ल्ड में वो लोग क्या करेंगे। उन लोगों के पास में भले ही यहाँ पे सर्वाइव करने के चांस है, लेकिन बाहर उन लोगों के पास कोई भी चांस नहीं होगा। जेयुन काफी खुश होकर तो बोलता है मुझे भी यहाँ पे ट्राई करना है, काफी मजा आने वाला है। वैसे भी कुछ दिनों के अंदर मैं यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला हूँ जहाँ पे लाइफ और डेथ की बात होगी, तो मेरे लिए यहाँ पे वार्म अप फाइट करना काफी बढ़िया रहेगा। लुओ वूमिंग बोलता है ये सारे बीस्ट बाकी सारे डिसाइपल के लिए है। अगर यहाँ पे बात करें तुम्हारे स्ट्रेंथ की तो सेम रियल के 100 बीस्ट भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ पे बीस्ट को तुम्हारे पर अटैक कराना बिल्कुल वेस्ट रहेगा। जेन वहाँ पे बोल रहा होता है मुझे सेम रियल के बीस्ट से फाइट नहीं करनी, आप मेरे सामने मर्जिंग स्पिरिट रियल का बीस्ट लेके आइए, मैं उससे फाइट करूंगा। लेकिन हम देखते हैं लुओ वूमिंग जेन की बात को इग्नोर कर रहा होता है। वो बोलता है आज का वेदर काफी अच्छा है, एक बार बाहर की तरफ देखो। जेन बोलता है लगता है मेरे मास्टर के फादर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देने वाले और मेरे पास यहाँ पे टोटल 2810 पॉइंट्स है। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द और पॉइंट्स अर्न करने होंगे। अब जेन को बीस्ट पीक से आए हुए एक दिन बीत गया होता है। आज यहाँ पे जेन के पास में पर्पल थंडर मैड लाइन का कॉप्स होता है। हालांकि जेन को नहीं पता होता कि इस बीस्ट की रैंकिंग क्या है और आखिर यहाँ पे इसके कॉप्स को कैसे यूज किया जाता है। जेन बोलता है सीनियर ब्रदर चेन हाउ आखिर यहाँ पे इस कॉप्स को कैसे यूज करते हैं। चेन हाउ बोलता है तुम्हें यहाँ पे बीस्ट की बॉडी के अंदर से ब्लड एसेंस को एक्सट्रैक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे एसेंस ब्लड उन्हीं को फायदा देगा जो कि बॉडी को कल्टिवेट करते हैं। जेन बोलता है कि बॉडी कल्टिवेशन कैसे होती है। चेन हाउ बताता है बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक को यूज करते हैं ताकि वो लोग अपनी बॉडी को रिफाइन कर सके। साथ ही वो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं कि वो अपनी पावर को और ज्यादा इवॉल्व कर सके। बॉडी कल्टिवेटर की कॉम्बैट एबिलिटी काफी खतरनाक होती है। और वहीं अगर बात की जाए उनके लिए बेस्ट कल्टिवेशन रिसोर्स की तो वो होता है बीस्ट का एसेंस ब्लड। जेन बोलता है ब्रदर अगर हम यहाँ बीस्ट की बॉडी को रोस्ट कर दे और उसके बाद खा ले तो फिर भी क्या हमें उतना ही फायदा होगा। चेन हाउ जेन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है आखिर जेन के पास में ऐसे ऐसे आइडिया आते कहाँ से हैं। हालांकि चेन हाउ इस मैटर में काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है जितना ज्यादा पावरफुल बीस्ट होता है उतना ज्यादा मुश्किल होता है उसके ब्लड एसेंस को एक्सट्रैक्ट करना। तुम यहाँ पे ये बात मान सकते हो अगर तुम डायरेक्टली बीस्ट को रोस्ट करके खाओगे तो तुम्हें एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करने के मुकाबले सिर्फ 1% पावर मिलेगी। अगर यहाँ पे बात की जाए लोअर रेंज के बीस्ट की तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए पावरफुल बीस्ट की तो उनके ब्लड एसेंस को एक्सट्रैक्ट ना करके डायरेक्टली खाना काफी बड़ा वेस्ट हो सकता है। जेन बोलता है क्या हमारे सेट के अंदर भी बॉडी कल्टिवेटर है। चेन हाउ बोलता है हमारे जो 5th एल्डर है चैन सैन वो एक बॉडी कल्टिवेटर है, साथ में वो अपने ट्रिबुलेशन रिलम पे है। चैन हाउ वहाँ पे चैन सैन के पास के बारे में बात करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं जेन वहाँ जाने लगता है क्योंकि जेन को इतनी लंबी स्टोरीज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। जेन को जाता हुआ देख के चैन हाउ सोच रहा होता है कहीं जेन के पास में कोई हाई रेंज का बीस्ट तो नहीं है और वो उस हाई रेंज के बीस्ट को रोस्ट करके खाने का सोच रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे एना के पास में आ गया होता है। जेन को देखते सारे लोगों को पता चल गया होता है कि वो यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आया है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो नीचे लेट गए और बोल रहे थे कि हम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों को पता था कि उनका जेन के सामने कोई भी चांस नहीं है। लेकिन रियलिटी में जेन यहाँ पे किसी को भी चैलेंज करने के लिए नहीं आया था। वो फटाफट से स्टेज के ऊपर जाता है और बोलता है चलो आज फाइट नहीं करते हैं, मैं आज तुम लोग को बीस्ट का मीट देने वाला हूँ जिसको खा के तुम लोग को काफी मजा आने वाला है। सारे लोग वहाँ पे जेन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे पर्पल थंडर मैड लाइन को बाहर निकालता है। वो पर्पल थंडर मैड लाइन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके बाहर निकलने की वजह से नया नया बना हुआ एरिना टूट जाता है। इतने बड़े बीस्ट को अपने सामने देख के सारे डिसाइपल काफी डर गए होते हैं। जेन काफी स्पीड से बीस्ट के ऊपर चला जाता है और बोलता है सीनियर और जूनियर प्लीज मेरी हेल्प करो ताकि मैं इस मीट को काट सकूं। इतने बड़े बीस्ट को हैंडल करना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सुन के सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं, लेकिन उन लोगों को पर्पल मैड लायन को काटने में काफी दिक्कत हो रही होती है। पर्पल थंडर मैड लायन एक बहुत ही हाई ग्रेड का बीस्ट है, तो उसके डिफेंस के सामने इन लोगों का वेपन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि कुछ वेपन से टूट भी जाते हैं। वो डिसाइपल रोने लगते हैं और बोलते हैं मैंने इस वेपन के ऊपर काफी खर्चा किया था। ये सब देख के जेन बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे पावरफुल वेपन चाहिए। तभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे जेन को 100 डैगर दे देता है, लेकिन जेन जब उस डैगर को देखता है तो काफी गंदे से लग रहे होते हैं।
जेन सोच रहा होता है जब वो उतने अच्छे वेपन्स हाई ग्रेड के बीच को नहीं काट पा रहे तो आखिर ये पुराना डैगर क्या काटेगा। लेकिन क्योंकि जेन के पास में और कोई तरीका नहीं होता इसलिए वो वहाँ पे डैगर से भरे हुए बैग को डिसाइपल्स को दे देता है। जेन बोलता है तुम लोग यहाँ पे इन डैगर से यूज करो, अपने वेपन को बिल्कुल भी खराब मत करो। सारे डिसाइपल सोच रहे होते हैं कि सच में ये डैगर काम करेगा, ये तो काफी पुराना लग रहा है। लेकिन सारे लोग का वहम 1 मिनट के अंदर उतर जाता है क्योंकि उनमें से एक डिसाइपल बीस्ट को काट देता है। इस डैगर की हेल्प से बीस्ट को काटना काफी आसान हो गया होता है। डैगर को इतने अच्छे से काम करता हुआ देख के जेन काफी खुश हो गया होता है। लेकिन तभी जेन ध्यान देता है कि वहाँ पे कुछ डिसाइपल अपनी बॉडी के ऊपर डैगर का यूज कर रहे हैं। जेन बोलता है कि तुम लोग क्या फालतू काम कर रहे हो, तुम लोग को सिर्फ उसी बीस्ट की बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। जेन मन में सोच रहा होता है ये शायद डैगर काफी पावरफुल है। जेन बोलता है सिस्टम क्या मैं इन डैगर को ले सकता हूँ। सिस्टम बोलता है जेयून तुम ये बात ध्यान रखो, ये डैगर लोन पे आए हैं, तुम्हें यहाँ पे इनसाइड डैगर को रिटर्न करना होगा, नहीं तो तुम्हारे स्पेंडिंग पॉइंट के अंदर से बहुत ही बड़ा अमाउंट कट जाएगा। जेयून सोच रहा होता है कभी कभी ये सिस्टम काफी कंजूस हो जाता है, मुझे यहाँ पे बाद में इनसाइड डैगर कलेक्ट करना होगा। इतने पावरफुल डैगर की वजह से उन लोगों ने थोड़ी देर के अंदर पर्पल थंडर मैड लाइट को काट दिया होता है। वहीं जो रोस्टेड मीट होता है वो काफी टेस्टी बना होता है। वहाँ पे उस मीट को खा के साइड डिश पे काफी मजा आ गया होता है क्योंकि वैसे भी ये यहाँ पे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर का मीट है जो कि वो लोग लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बार टेस्ट कर पाएंगे। तभी हमें स्टार एक्सट्रीम सेट से 10 माइल दूर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे पोर्टल के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है। उस बंदे का नाम होता है लुओ काय। लुओ काय बोलता है लुओ वुमिंग मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लुओ काय की बातों से पता चल रहा था कि वो यहाँ पे लुओ वुमिंग को जानता है। लेकिन जब वो वहाँ पे देखता है कि स्टार एक्सट्रीम सेट ने प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर रखा है तो वो काफी शॉक रह गया होता है। वो बोलता है कि स्टार एक्सट्रीम सेट खतरे में है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है इन लोगों ने इस एरो को ऐसे एक्टिवेट कर दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो काफी स्पीड से एरो की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को टेस्ट करना चाहता था कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। लेकिन वो वहाँ पे काफी शॉक रह गया होता है क्योंकि 9 स्टार शॉर्ट फॉर्मेशन उसको पीछे की तरफ फेंक देती है। लुओ काय बोलता है आखिर यहाँ पे 9 स्टार शॉर्ट फॉर्मेशन किसने अपग्रेड किया। डिस्टर्बेंस को देख के लुओ वुमिंग बाहर निकलता है और बोलता है लुओ काय क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिव है उसके बावजूद तुम डायरेक्टली कुछ ट्राई कर रहे हो। लुओ काय काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन आखिर यहाँ पे किसको पता था कि तुम्हारी 9 स्टार शॉर्ट फॉर्मेशन इतनी इंप्रूव हो चुकी है। लुओ वुमिंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो और बताओ आखिर तुम्हें क्या काम है। लुओ काय बोलता है मैं यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आया हूँ। इस बार के हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर मैंने बहुत कुछ कमाया है, जैसे कि तुम ये देख सकते हो मेरे पास 80 टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। लुओ वुमिंग बोलता है क्या बस इतना ही, ये कोई भी खास बात नहीं है, तुमने मेरा काफी टाइम वेस्ट कर दिया। लुओ काय बोलता है लुओ वुमिंग ये रिएक्शन काफी बेकार था, तुम्हें कम से कम मुझसे यहाँ पे 10 बार स्पिरिचुअल क्रिस्टल मांगने चाहिए थे। और आखिर तुम्हारे स्टार एक्सट्रीम सेट ने ये प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट क्यों कर रखा है, क्या तुम लोग के ऊपर बहुत ही पावरफुल एनिमी अटैक करने वाला है। और आखिर यहाँ पे किसने इस बैरियर को इतना इंप्रूव कर दिया। लुओ वुमिंग बोलता है यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, बस हमारे पास में इतने ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल है कि हमको स्टॉक को कम करने के लिए ऐसे यूज करना पड़ रहा है। तुम यहाँ पे 9 स्टार शॉर्ट फॉर्मेशन की पावर को फील कर सकते हो, भले ही यहाँ पे इसकी कंजम्पशन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन वहीं इसकी पावर भी 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और भले ही ये फॉर्मेशन कितना भी कंज्यूम क्यों ना करे, मेरा स्टार एक्सट्रीम सेट इसको अफोर्ड कर सकता है। लुओ काय बोलता है लुओ वुमिंग तुम काफी शो ऑफ कर रहे हो, आखिर तुम्हारे पास में कितने स्पिरिचुअल क्रिस्टल है जो कि तुम मेरे सामने इतना बोल पा रहे हो। तुमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन अपग्रेड किया है, फिर भी तुम यहाँ पे इतना फुदक रहे हो। लुओ वुमिंग बोलता है थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100 मिलियन, और वो भी हम लोग कुछ महीने के अंदर यूज कर लेंगे। हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर से क्या तुमको स्पिरिचुअल क्रिस्टल को छोड़कर और कुछ मिला है। लुओ काय बाहर से काफी शांत होता है, बोलता है मैं बस यहाँ पे तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए आया था। लेकिन मन के अंदर लुओ काय काफी शौक रह गया होता है क्योंकि 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल बहुत ही बड़ी बात होती है और इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कभी भी लुओ वुमिंग मजाक नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं लुओ काय लुओ वुमिंग के साथ में सेट के अंदर आ गया होता है और सेट में एंटर करने के साथ ही उसके पास में मीट की खुशबू आती है। लुओ काय बिल्कुल पागल हो गया होता है, बोलता है ये तो पर्पल थंडर मैड लायन है। उसके बाद वो वहाँ पे काफी स्पीड से खुशबू की तरफ चला जाता है। लेकिन जब वहाँ पे लुओ काय देखता है कि साइड पर्पल थंडर मैड लायन खा रहे हैं तो काफी शौक रह गया होता है। ये देख के लुओ वुमिंग काफी शौक होता है क्योंकि पर्पल थंडर मैड लायन कम से कम 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव किया होगा। ये कितना पावरफुल बीस्ट है जो कि बहुत इजीली अपर लेवल तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको डिसाइपल्स रोस्ट करके खा रहे हैं। लुओ काय काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है लुओ वुमिंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोग यहाँ पे इतने पावरफुल बीस्ट को रोस्ट करके खा रहे हो, आखिर यहाँ पे तुम्हारा स्टार एक्सट्रीम सेट इतना रिच कब हो गया। लुओ वुमिंग बोलता है नहीं हम लोग रिच नहीं हुए, बल्कि हमारे पास में एक डिसाइपल है जो कि गॉड ऑफ वेल्थ है। लेकिन तभी हम देखते हैं लुओ का एक सीन देखता है जिसे देख के वो काफी शौक रह गया होता है। वहाँ पे एक नॉर्मल डिसाइपल जो कि अपने की एक्टिवेशन रियलम पे होगा, वो अपने ऑर्डिनरी पुराने से ब्लैक डैगर की हेल्प से बहुत इजीली पर्पल थंडर मैड लायन की स्किन को काट रहा होता है। लुओ काय बिल्कुल पागल हो गया होता है और बोलता है इन लोगों के लिए यहाँ पे मीट को रोस्ट करके खाना काफी बड़ी बात थी, लेकिन एक की एक्टिवेशन रियलम का बंदा भी इतनी इजीली पर्पल थंडर मैड लायन को काट रहा है, आखिर उनके हाथ में जो डिवाइन वेपन है वो कौन सा वेपन है।
लुओ वुमिंग तुम्हारे सेट को देख के नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल वही पुराना वाला सेट है। लुओ वुमिंग काफी ज्यादा शौक होता है और बोलता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मुझे फटाफट से 5 ग्रेट एल्डर्स को इसके बारे में बताना होगा। वो वहाँ पे 5 ग्रेट एल्डर्स को बोलता है आप लोग फटाफट से आ जाओ। जेन वापस से यहाँ पे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है और इस बार ये एक हाई ग्रेड का बीस्ट है पर्पल थंडर मैड लायन, जिसने कम से कम यहाँ पे 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव किया है। सारे डिसाइबल यहाँ पे इसको रोस्ट करके खा रहे हैं। अगर आप लोग जल्दी नहीं आए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लुओ का बोलता आखिर जेन है कौन और तुम्हें ग्रेट एल्डर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो तुम्हारा डिसाइपल ही है ना, तो तुम उसे डायरेक्टली डील कर लो। लुओ वुमिंग सोच रहा होता है काश मैं जेन को हैंडल कर पाता, लेकिन मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। लुओ वुमिंग बोलता है जेन हमारा 6th कोर डिसाइपल है, जेन ही हमारे सेट का गॉड ऑफ वेल्थ है, यहाँ तक कि उसने हमको 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिए और 9 स्टार शॉर्ट फॉर्मेशन को काफी अपग्रेड किया और अब उसके पास में एक ग्रेट एल्डर की पोजीशन है। यहाँ तक कि मुझे भी जेन को एल्डर वांग जेन बोलना पड़ता है। वहीं हमें केव माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन सान काफी गुस्सा हो गया होता है। चैन सान बोलता है बिग ब्रदर क्या आपको पता है आखिर एक पर्पल थंडर मैडलाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर जब उसने 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव किया हो। वो वहाँ पे काफी स्पीड जाने लगता है लेकिन सारे एल्डर्स को रोक देते हैं। वो लोग बोलते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हम यहाँ पे ये बात मानते हैं कि तुम्हारे जैसे बॉडी कल्टिवेटर के लिए वो बीस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि तुम ये बोल सकते हो कि वो एनलाइटमेंट पिल से भी ज्यादा जरूरी है। चैन सान बोलता है हमारे सेट के अंदर सिर्फ एक ऐसा बीस्ट है और उनमें से आधा ऑर्डिनरी डिसाइपल खा चुके हैं। ये सुन के 5th एल्डर के लिए बाकी सारे ग्रेट एल्डर को काफी बुरा लग रहा होता है। वो बोलता है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ होता तो हमें भी काफी बुरा लगता। चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं और जाके उन लोग को रोकते हैं। चैन सान बोलता है मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ, उस बीट को पकड़ने वाला मैं नहीं बल्कि जेयुन है। अगर वो यहाँ पे बीस्ट को डिसाइपल के साथ में शेयर करना चाहता है तो हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लुओ चेंजिंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हम लोगों ने जेयुन से काफी सारी चीजें ले ली है, अगर हम लोग ये हाई ग्रेड का बीट भी उसे ले लेते हैं तो ये काफी गलत रहेगा। अगर यहाँ पे जेयुन को इस बात का बुरा लग गया तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। वैसे भी अगर डिसाइपल्स को खा रहे हैं तो ये इतनी बुरी बात नहीं है, उससे उन लोगों की पावर काफी बढ़ेगी। लुओ चेंजिंग बोलता है 5th एल्डर तुम्हारी किस्मत काफी खराब थी, मुझे लगता है हम लोग वहाँ पे चलना चाहिए और मीट को टेस्ट करके देखना चाहिए। वैसे भी हम लोगों ने आज से पहले इतने हाई ग्रेड मीट को नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लुओ वुमिंग और लुओ का दोनों ही मीट को खा रहे होते हैं। वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं कि आखिर कौन फास्ट खा सकता है। ये सब देख के ग्रेट एल्डर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या बोले। ये दोनों पावरफुल कल्टीवेटर भी बिना शर्म किए लगातार लगे हुए हैं। अचानक से हम देखते हैं बेल बजती है और उन लोगों का कंपटीशन रुक गया होता है। लुओ वुमिंग यहाँ पे इस कंपटीशन को हार गया होता है और ये यहाँ पे होना भी था क्योंकि लुओ का असलियत में बॉडी कल्टीवेटर है। वहीं हम देखते हैं साइड डिसाइपल लुओ का चीयर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लुओ का और लुओ वुमिंग एंसेस्टर को देखते हैं। वो लोग वहाँ पे उन लोगों को ग्रीट करते हैं। नीचे आने के साथ ही ग्रेट एल्डर जेन को बोलते हैं जेन आके तुमने हमको इनवाइट क्यों नहीं किया, हम लोग भी यहाँ पे तुम्हें इस पार्टी के अंदर साथ देते। जेन बोलता है ग्रेट एल्डर आखिर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे पार्टी को ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो। लुओ का बोलता है लुओ वुमिंग तुम्हें तो यहाँ पे किसी ने नोटिस भी नहीं किया। सारे ग्रेट एल्डर मिलकर बहुत जल्दी उस मीट को खा जाते हैं। यहाँ तक कि चेन सान बोलता है मुझे ये स्केलेटन भी चाहिए। जेन बोलता है मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, साथ ही में वो सोच रहा होता है वैसे भी यहाँ पे काफी कचरा हो चुका है तो अगर ये यहाँ पे साफ करे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं लुओ वुमिंग बोलता है जेयुन ये है मेरे ओल्ड फ्रेंड जिनका नाम है लुओ काय, ये एक बॉडी कल्टीवेटर है जो कि अपने ट्रिब्यूलेशन रियलम के 4th लेवल पे है। लेकिन जेन यहाँ पे काफी शौक होता है क्योंकि उसके मास्टर के फादर अभी भी उसको एल्डर वांग जेन बोल रहे हैं। शायद से यहाँ पे उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उनको यहाँ पे ये सब ग्रेट एल्डर के प्रेशर के अंदर करना पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लुओ काय और जेयुन दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लुओ काय भी जेयुन को एल्डर वांग जेन ही बोल रहा होता है। जेयुन हंसते हुए बोलता है आप मेरे मास्टर के फादर के दोस्त हैं, इसका मतलब नेचुरली आप मेरे सीनियर हुए। लुओ काय बोलता है आखिर तुम यहाँ पे लुओ वुमिंग को अपने मास्टर का फादर क्यों बोल रहे हो, जबकि यहाँ पे लुओ वुमिंग तुमको एक एल्डर बोल रहा है, आखिर तुम लोग की रिलेशनशिप इतनी अजीब क्यों है। लुओ वुमिंग एक्सप्लेन करते हुए बताता है जेयुन मेरी डॉटर का डायरेक्ट डिसाइपल है तो इसका मतलब मैं इसकी मास्टर का फादर हुआ। ये सब एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी बैठ के बाद में बताऊंगा। तभी हम देखते हैं सिस्टम जेयुन को बताता है आपने यहाँ पे पर्पल थंडर मैड लाइन को यूज कर लिया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे पर्पल थंडर मैड लाइन का 200 एसेंस ब्लड मिलता है और इस बीच के ब्लड एसेंस ने 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल रखा है। जेयुन को यहाँ पे नहीं पता होता आखिर 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन क्या होता है। वो बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम एक्सप्लेन करते हुए बताता है अगर एक कल्टीवेटर या बीस्ट अपने ट्रिब्यूलेशन रीलिंग को पी के पहुंच जाता है तो उसे यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन रीलिंग को पार करने के लिए 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेलना पड़ता है। ये बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी लेवल अप नहीं होता। जेन बोलता है इसका मतलब तुम्हारे कहने के हिसाब से ट्रिब्यूलेशन रीलिंग को पार करने के बाद आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है और आप यहाँ पे इससे अपर रीलिंग में जा पाओगे। लुओ काय आगे बढ़ते हुए बोलता है जेयुन तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैंने कभी भी लाइफ के अंदर इतना हाई ग्रेड का मीट नहीं खाया होता। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा तुमने पर्पल थंडर मैड लाइन के ब्लड एसेंस को वेस्ट कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं जेन अपने प्लास से ब्लड एसेंस बाहर निकालता है और बोलता है सीनियर क्या आप यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं।
लुओ काय बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही है पर्पल थंडर मैडलाइन का ब्लड एसेंस। जेन बोलता है मैं इसमें से कुछ आपको दे सकता हूँ, लेकिन बाकी के सारे ब्लड एसेंस मैं अपने डॉग के लिए रखूंगा। लुओ काय काफी कंफ्यूज होकर तो बोलता है डॉग क्या है तुम्हारे दोस्त का निकनेम है? लुओ विंग बोलता है डॉग कोई बंदा नहीं है बल्कि वो एक रेगुलर डॉग है। उसने यहाँ पे 2009 स्टेप क्लियर मिस्ट्री पिल खाई है और वो बहुत ही जल्दी एक बीस्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। लुओ का काफी शौक हो गया था और बोलता है एक रेगुलर डॉग के पास में इतने ज्यादा बेनिफिट्स। जेन बोलता है मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा जैकी एक रेगुलर डॉग है। लुओ का इतना शौक देख के जेन बोलता है मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से भाग जाता है। लुओ विंग बोलता है लुओ का तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सुनने के साथ ही लुओ का अपने होश के अंदर आता है। लुओ का बोलता है तुम लोग के पास में ऑलरेडी इतना सब कुछ है, आखिर और कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास हो सकती है? अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।